अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम कादिर फियाज़, स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर से। मेरे साथ डॉक्टर इरम शबीह मिनहाज हैं, जो हमारे क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर इरम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिस्ट का ओवरऑल रोल क्या है होंठ कड़े ताल्लुकटे बच्चों के इलाज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो बेसिकली हमारी ऑर्थोडोंटिक्स की एक सब स्पेशलिटी है, जो सिर्फ जो ऐसे बच्चे जिनको चेहरे की कोई साख की प्रॉब्लम होती है उनको यानी डील करते हैं। उसमें क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि प्रेवलेंस उसके यानी सबसे ज़्यादा बच्चों में वही पाया जाता है पूरी दुनिया में। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले ये होता है कि जब जैसे ही वो पैदा हों तो बेस्ट ये है कि आप उनको किसी भी क्लेफ्ट सेंटर में रिपोर्ट करें। हमारा इदारा जो है वो उन बच्चों को उनकी पैदाइश से लेकर उनकी यानी कि जो लास्ट ट्रीटमेंट है उस वक़्त तक की सहूलियात जो है ना फ़राहम करता है हर स्पेशलिटी में। तो हमारा रोल ये होता है कि हम सबसे पहले उनको एक यानी कि अप्लायंस बना के देते हैं, नेज़ो एल्वियल मोल्डिंग अप्लायंस, जिसमें ये होता है कि वो दूध पीने में भी उनकी मदद करता है कि उनको फीडिंग की प्रॉब्लम्स जो अगर हों तो वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। उसके अलावा उनके चेहरे की साख़्त को भी सर्जरी से पहले यानी काफ़ी पहले यानी बेहतर कर देता है, कि जिससे ये होता है कि सर्जन को सर्जरी करने में भी आसानी होती है और सर्जरी जो है उसकी जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी बहुत बेहतर होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे की लॉन्ग टर्म में यानी कि आगे जाके जो होते हैं उसको प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि हम अप्लायंस उनको बनाने के लिए सबसे पहले एक नाप लेते हैं उनका, जो यानी कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है, कि वो एक ईज़ी प्रोसीजर होता है। हार्डली समझें 5 मिनट का प्रोसीजर है। तो उसके बाद जो है वो अप्लायंस यानी कि लेबॉरेटरी से बन के आने होते हैं, तो वो लेबॉरेटरी से बन के आते हैं। ये हमारे इदारे में ये सहूलत है, मैंने और जगहों पे भी काम किया हुआ है, तो ये यहाँ की एक यानी कि अच्छी बात है कि हम लोगों को कोशिश होती है वेरी नेक्स्ट टाइम बच्चे को जो है ना वो प्लेट लगा दें, ताकि उसका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो हमारा अप्लायंस का डिज़ाइन है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, उससे ये होता है कि उसमें हम फ्रीक्वेंट विज़िट नहीं कराते। जैसे कि और जगहों पे ये होता है कि हफ़्ते में यानी कि 1 बार उनको एडजस्टमेंट के लिए जाना पड़ता है, या 2 हफ़्ते में इस तरह यानी ज़रूरी होता है कि उनका यानी कि रिपोर्ट करे पेशेंट। लेकिन हमारे इदारे में ये है कि हम महीने में 1 बार देखते हैं, वो भी फ़ॉलो-अप्स के लिए, क्योंकि हमारे अप्लायंस में पूरी की पूरी मोल्डिंग फर्स्ट डे पे ही हम लोग कर देते होते हैं। तो बस ये फ़ॉलो-अप्स और ये देखने के लिए कि बच्चे को जो घर में माँ-बाप को टेपिंग वग़ैरह दी हुई है कि वो सही तौर पे कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम उनको हर महीने बुलाते हैं। तो इस वजह से दूसरे शहरों से भी लोगों को आने में एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि उनके लॉजिस्टिक का मसला नहीं होता, उनको आने-जाने की तकलीफ़ कम होती है। इसके बाद ये होता है कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो हम उसका पूरा एक ओवरऑल उसका चेकअप करते हैं, अपने तौर पे भी करते हैं, सर्जन भी करता है। तो उसके अलावा उसके टेस्ट वग़ैरह करते हैं। अगर वो फ़िट है और सारी चीज़ें उसकी अप टू द मार्क हैं, तो फिर हम उसको सर्जरी के लिए रेफ़र कर देते हैं। सर्जरी के बाद भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ये अप्लायंस कंटिन्यूअस रखें जब तक उसका पैलेट की सर्जरी नहीं होती। तो उसमें बल्कि हमारे विज़िट्स और कम हो जाते हैं। मतलब उस जैसे हम पहले महीने में 1 दफ़ा देख रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम 2 महीने या 3 महीने में 1 दफ़ा देखते हैं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ़ हमने एक रिटेंशन के लिए यानी कि जो उस रिज़ल्ट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए अप्लायंस दिया हुआ होता है। तो उससे ये होता है कि बच्चे को एक जो फीडिंग जो होती है वो उसकी जब तक उसका पैलेट प्रिपेयर नहीं होता तो वो उसकी बहाल रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम साँस की तकलीफ़ वग़ैरह की नहीं होती, और वो सॉलिड भी अच्छा ले लेता है। और उसकी जो नोज़ की सर्जरी होती है वो भी काफ़ी मेंटेन रह जाती है, वरना ये होता है कि सर्जरी के बाद अक्सर ये होता है कि बच्चों की जो नाक जो होती है वो सिकुड़ती है, तो वो उससे भी काफ़ी यानी कि बचत हो जाती है यानी पेशेंट की। तो ये हमारा यानी कि ओवरऑल प्रोसीजर होता है नेज़ल मोल्डिंग का। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिन बच्चों का होंठ और तालू दोनों कटे हुए हैं, तो उनका जो जबड़ा है वो भी दरमियान से कटा होता है जी, जी। और उनके दांत भी टेढ़े-मेढ़े आते हैं। हुँ, हुँ। इस सिलसिले में आप बच्चों की क्या मदद करती हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम मोल्डिंग अप्लायंस देते हैं तो एक प्रोसीजर होता है एल्वेओलर बोन ग्राफ्ट। ये यानी कि बहुत अरसे से ये इसमें कंट्रोवर्सी है कि जो एबीजीज़ के जो प्रोसीजर होते हैं, एल्वेओलर बोन ग्राफ्ट का ये एब्रिविएशन है, तो उसमें अक्सर फेलियर्स होते थे। यानी कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नीक का भी प्रॉब्लम आता है, फिर और भी 10,000 प्रॉब्लम्स उसमें हैं, सर्जिकल इश्यूज़ हैं। हम जब उसको मोल्डिंग करते हैं तो हम उसका कोशिश करते हैं कि दोनों जो जबड़े के हिस्से हैं उनको इतना करीब कर दें कि वो बिल्कुल आपस में जॉइन हो जाएं, जैसे मेरी उंगलियां जॉइन कर रही हैं। उससे क्या होता है कि हम बाद में एल्वेओलर बोन ग्राफ्ट से
बचा लेते हैं पेशेंट को। और एक प्रोसीजर जो हमारा ही सेंटर करता है, यानी आप ही करते हैं सर, कि जीपीपी के नाम से है, जिंजिवो पेरिप्लास्टी कहलाता है। उससे क्या होता है कि आपका एल्वर बोन ग्राफ्ट से आप पेशेंट जो है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि एल्वर बोन ग्राफ्ट जो है वो एक साइड की सर्जरी नहीं है, वो 2 साइड की सर्जरी है। आपकी एक आपके मुंह में भी सर्जरी हो रही है, दूसरा आप जिस जगह से डोनर साइड से बोन ले रहे हैं वहाँ की भी सर्जरी है, यानी कि एक मेजर प्रोसीजर होता है, तो उससे पेशेंट हमारा बच जाता है। नंबर 1 ये इसका एक फ़ायदा लॉन्ग टर्म में। फिर अगर दांत तो देखिए ना, दांत ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, यानी कि कुदरती तौर पे होता है कि वो टेढ़े मेढ़े आएंगे इन लोगों के। तो हम लेटर ऑन ये होता है कि हम उनको फॉलोअप्स पे रखते हैं। हर 3 to 6 मंथ हम अपने पेशेंट से कहते हैं आपने लाजमी हमें दिखाना है, ताकि हम जो है इस तरह से, यानी कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको पहले गाइड भी कर दें और उसको इंटरवीन भी करें। तो वैसे बेसिकली हम लोग ये है कि क्या 6 साल की उम्र से ना मैक्सिलरी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट्स। अगर किसी बच्चे में मैक्सिलरी ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी वेट के 9 to 10 ईयर्स में हम यानी कि उसको देखेंगे। अगर उसका यानी कि कैनाइन जो है उसकी रूट फॉर्मेशन प्रॉपर हो गई है तो उसमें क्या होगा कि हम उसकी जीपीपीज़ की तरफ उसको लेके जाएंगे। हम कोई एज सच ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसको कोई अलाइनमेंट की ज़रूरत है या कोई एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो वो कर देंगे। अगर वो बिल्कुल वैसे फिट है तो हम डायरेक्ट सर्जरीज करवा देते होते हैं। उसके बाद यानी कि ये होता है कि एक्चुअली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं ना वो होते हैं यानी कि जब आपके 10 to 11 ईयर्स में जो आपके होते हैं दांत आ रहे होते हैं। अगर उसमें यानी कि क्रॉस बाइट्स वगैरह नहीं है तो उनकी अलाइनमेंट्स के प्रॉब्लम्स जो होते हैं हम कोशिश करते हैं जब पूरे परमानेंट दांत उनके मुंह में आ जाए हम तब स्टार्ट करें। जबड़े के मसाइल हैं वो हम 6 से लेके समझें यानी कि ऑनवर्ड्स जो है वो कवर करते हैं। डॉक्टर इरम ये बताइए कि जिन बच्चों के जबड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है ऑपरेशन के बाद भी, जब हमने होंठ कटे तालू कटे बच्चों का ऑपरेशन कर दिया और लेट से हमने 9 साल की उम्र में उसकी जिंजीवा पेरिऑस्टियोप्लास्टी की है, बच्चे के दांत अभी भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको आप किस तरह कंट्रोल करती हैं कि उनके दांतों की जो अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाए? ऐसे बच्चों को फिर हम लोग यानी फिक्स ब्रेसेस की तरफ लेके जाते हैं कि उनके अलाइनमेंट वगैरह करते हैं, और यानी उसके अलावा उसमें मल्टीपल और अप्लायंसेस भी लगाते हैं कि अगर दांतों के अलावा अगर उनके जबड़े में जबड़ा सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर दांत जो है जिधर जबड़ा होगा उसी तरफ दांत आएगा ना आपका, तो अगर उसके जबड़ा ही सिकुड़ा हुआ है और पीछे है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्लेफ्ट का बच्चा होता है उसका ये जबड़ा जो है ये पीछे होता है, मैक्सिला उसका जो है यानी कि जो ऊपर का जबड़ा है वो पीछे होता है और नीचे का जबड़ा आगे होता है। तो वो हम ब्रेसेस लगाकर और उसके साथ कुछ और एक्सपेंडर वगैरह लगाकर और कुछ बाहर फ्रेम्स वगैरह लगा के मल्टीपल अप्लायंस लगा के उसको दांतों को भी ठीक करेक्ट करते हैं, साथ साथ उसके चेहरे की साख्त को भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं।